इस वीडियो में हम साइंस के या बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है आपका मानव में प्रजनन। ठीक है, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक ये रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं। तो स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं, तो वो होते हैं आपके, आंसर करिए। आपको जो भी आंसर लगता है आप आंसर कीजिएगा। जब मैं अपना आंसर बताऊंगी फिर आप लोग वहाँ पर मैच जरूर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं पीतक झिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में कौन सी महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। तो इसमें देखिए जो दुग्ध निर्माण होता है लैक्टेशन के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन का पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से स्राव होता है। ठीक है, तो यहाँ में जो प्रसव होती है, मानव में जो प्रसव होती है, इसके आरंभ के लिए कौन सा अवयव जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह हो जाएगा प्रोलैक्टिन का मोचन। ठीक है, ये जो होता है ये कब होता है, दुग्ध निर्माण के दौरान प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसका पीयूष ग्रंथि के अग्र लोब से स्राव होता है। तो ये प्रसव के आरंभ में नहीं होता, उसके बाद होता है। तो प्रसव के आरंभ के लिए जो महत्वपूर्ण अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, ये तीनों हैं जो आप लोग देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। तो यहाँ पर जो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होती है वो कहाँ से होती है। तो यहाँ पर जो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होती है वो कहाँ से होती है, जो पित्त पिंड होती है यहाँ से ये सिक्रेट होती हैं। नेक्स्ट है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए देखिए, मनुष्य में जो प्राथमिक अंडक आकार में वृद्धि कर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा कर लेता है तब द्वितीयक अंडक की रचना होती है। और जब निषेचन नहीं होता है तो द्वितीयक अंडक जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के मेटाफेज अवस्था में रहता है। जब शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तब द्वितीयक अंडक तीव्रता से अर्धसूत्री द्वितीय की बची हुई अवस्थाओं को पूरा करता है और अंडाणु का निर्माण करता है, जिससे शुक्राणु कोशिकाएं संलयित होती हैं। तो कहाँ पर कंप्लीट होती है ये, शुक्राणु एवं अंडाणु का जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, संलयन होता है, उस समय ये अपना अर्धसूत्री विभाजन को कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो FSH, LH और एस्ट्रोजन अंडोत्सर्ग होता है, इनके दौरान अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता जब होती है इसमें ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कॉलम मैच करनी है तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को ऊपर रखते हैं ताकि हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिख सके। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई हैं, आप इनके थ्रू इसको मैच करके देखिए।
आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितनों के आंसर राइट है? कितनों ने सी सही लगाया था? चलिए देखते हैं यहाँ पर। अपरा, इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन होता है, ठीक है। दूसरा है जोना पेल्सिडा, तो इनका रिलेशन किससे हो जाएगा? ये होती है अंडाणु जो होती है इनकी परत होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ, इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? शिश्न का स्नेहन करती हैं। और लीडिंग कोशिकाएं से कौन सी हार्मोन जो है वो रिलीज होती है? तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है, सेल होती है लीडिंग सेल, उससे जो रिलीज होती है हार्मोन वो होती है एंड्रोजन। नेक्स्ट है अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। स्पर्म का जो प्रवेश होता है वो द्वितीयक उसाउट के अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने को प्रेरित करता है। जब द्वितीयक समसूत्री विभाजन भी आसान होता है जिसके फलस्वरूप द्वितीय पोलर बॉडी और एक गुणित ओवम बनता है। शीघ्र ही स्पर्म का अगुणित केंद्र और ओवम का केंद्र एक दूसरे से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले यहाँ पर अंडाणु केंद्र से द्वितीय ध्रुवीय पिंड है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन करना है। तो यहाँ पर नर जो जनन तंत्र होता है इसमें शुक्राणु कोशिकाएं कैसे कैसे अपना परिवहन करती है उसको यहाँ पर ऑर्डर वाइज लगाना है। तो हम लोग क्वेश्चन ऊपर कर दें। क्वेश्चन तो आपने समझ ही गया होगा ताकि हमारे 4 ऑप्शन जो है वो अच्छी तरीके से दिख सके। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तो जो नर जनन शुक्राणु होते हैं इनका जो परिवहन का ऑर्डर होता है ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा शुक्रजनक नलिकाएं, यहाँ से कहाँ जाएंगी? वृषण जालिकाओं में, फिर उसके बाद शुक्रवाहिकाओं में, फिर होगा अधिवृषण में जाएगा, फिर उसके बाद शुक्रवाहक, फिर उसके बाद स्खलनीय वाहिनी, देन मूत्र मार्ग एंड लास्ट होगा यूरेथ्रल मीटर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है? तो यहाँ पर जो अपरा है यहाँ से कौन सा हार्मोन यहाँ पर सिक्रेशन होता है यहाँ से उसको बताना है। अपरा को देखिए प्लेसेंटा, जो हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं ना उसी को कहा जाता है हिंदी में अपरा। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा जो भ्रूणीय अवस्था में जो भ्रूण होते हैं उनको भोजन यहाँ से मिलता है प्लेसेंटा से। जो भी मदर्स यहाँ पर फूड खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उससे वही
जो पोषण होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुंचता है, भ्रूण तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जो आंसर इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सभी जो हार्मोन है वो रिलीज होती हैं कहाँ से, प्लेसेंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुयन में क्या अंतर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आपको बताना है। तो थोड़ा हम लोग ऊपर रख लेते हैं, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनन नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब किससे बनती है। तो स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण बाह्य झिल्ली जो उल्ब होती है ये किससे बनती है, इसको बताना है। तो सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बाह्य त्वचा एवं मध्य जनन स्तर। तो स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब जो होती है ये बाह्य त्वचा एवं मध्य जनन स्तर से बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए 2 कॉलम यहाँ पर दी हुई हैं, इनको मैच करना है। तो हम लोग थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आंसर वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रचुरोद्भवन प्रवस्था। प्रचुरोद्भवन प्रवस्था आंसर हो जाएगा पुटकीय प्रवस्था। नेक्स्ट श्रावी प्रवस्था। श्रावी प्रवस्था का रिलेशन किससे हो जाएगा, पीत पिंड प्रवस्था। और ऋतुस्राव प्रवस्था का आंसर हो जाएगा गर्भाशय अंतःस्तर का। नेक्स्ट है क्षमतायन कहाँ होता है। क्षमतायन कहाँ होता है, मादा जनन क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है।
आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे वृषण जालिका से कहाँ अपवाही वाहिकाएं में जाएंगी, अपवाही वाहिकाओं में से होकर के एपिडेर्मिस में जाएंगी, एपिडेर्मिस के बाद में शुक्र वाहक में जाएंगी। नेक्स्ट है कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। ये देखिए 2 कॉलम आपको दी हुई है, इनको मैच कीजिए। क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होने वाला है। तो यहाँ पर जो मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस का रिलेशन किससे हो जाएगा? ये क्या होता है? ये मादा बाह्य जननेंद्रिय होता है। एंट्रम कौन सा है? ग्राफी पुटिकाएँ पुटक होती हैं। ट्रोफेक्टोडर्म कौन सा हो जाएगा? ट्रोफेक्टोडर्म हो जाएगा। किससे? भ्रूण बनना। और नैम्बेनकर का रिलेशन किससे हो जाएगा? शुक्राणु से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ हार्मोन जैसे कि यहाँ पर HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये सभी हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होती हैं? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, अगर ध्यान से आपने क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? अप्रा। अप्रा को कहा जाता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादाओं में GnRH पल्स बारंबारता बदलाव का नियंत्रण किसके परिसंचरण स्तरों के द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल से रिलेटेड हार्मोन है ये दोनों। नेक्स्ट है मानव में निषेचन प्रक्रिया मुख्यतः तभी संभव होगी जब। तो यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो तब कब संभव होती है उसके बारे में बताना है। नीचे आपको दिख नहीं रही होगी, ये देखिए 2-3 ऑप्शन आप लोग पढ़िए, फिर थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे। ये देखिए लास्ट ऑप्शन ये है। तो यहाँ पर देखिए मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है कब संभव होगी? ये तभी ही संभव हो पाएगी जब अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपियन नली के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर हो। नेक्स्ट है असत्य कथन को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको यहाँ पर चूज करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। पुटकीय अवस्था के दौरान LH और FSH धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्हिबिन के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए।
इन्हीबिन के बारे में जो सही कथन है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, यह अंडाशय की कड़ी की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और एफएसएच स्रावण को संदमित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी घटना है जो कि उससे रिलेटेड नहीं है? इसको आंसर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा एस्ट्रेडियोल में कमी। ये इस अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि उसके एस्ट्रेडियोल में कमी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो है एंट्रम। एंट्रम के बारे में, एंट्रम पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी सतह अकोशिकीय होती है? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोना पेलुसिडा। ठीक है, एंट्रम पुटक में कौन सी सतह जो अकोशिकीय होती है? तो वो है जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन जो सेकंड है वो किसके पूर्ण होने तक नहीं होता है? तो अर्धसूत्रीय विभाजन जो द्वितीय है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो जब तक वो पूर्ण नहीं होगी तब तक ये विभाजन नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्थानिक सगर्भताएं जानी जाती हैं, तो इसके बारे में आंसर कीजिए। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर आरोपण। नेक्स्ट है, मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की जो साझेदारी है ये अंतस्थ वाहिका है। देखिए, जो नर में अगर बात करें तो नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझेदारी अंतस्थ वाहिकाएं एक समान होती हैं, और जबकि मादा में बात करें तो इनमें जनन जो वाहिकाएं होती हैं और मूत्र जो प्रणाली होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लेकिन नर में यानी कि मेल में जो होती है वो एक ही होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले जो विकल्प का चयन करना है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के संश्लेषण का उद्दीपन करता है।
यहाँ पर अगर गर्भावस्था के दौरान अपरा भी एक अंतःस्रावी ऊतक की तरह कार्य करता है। अपरा मतलब प्लेसेंटा, ठीक है। तथा कई हार्मोन जैसे कि कोरियोजेनिक गोनेडोट्रोपिन मानव अप्रिय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पन्न करता है। HCG उत्प्रेरित होता है तथा कार्पस ल्यूटिमस को प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने हेतु अनुपालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शुक्राणु निर्माण का सही क्रम कौन सा है, इसको यहाँ पर ऑप्शन में लगाना है। तो देखिए ऑप्शन को देखिए और आंसर लगाइए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। ये सभी शुक्राणु निर्माण का ऑर्डर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त बहाव किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त बहाव जो होता है वो ऐसी कौन सी हार्मोन है जिसकी कमी होने पर होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें तो यूटेराइन की एंडोमेट्रियम के रखरखाव के लिए प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता होती है। जैसे ही LH के उत्पादन की कमी के कारण प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन पिट्यूटरी के अग्रलोब से कम होता है, तो यहाँ पर यूटेरस की एंडोमेट्रियम टूटने लगती है और ऋतुस्रावण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त जो बहाव होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन की अगर कमी होती है तो रक्त बहाव जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्लेसेंटा का नहीं है? तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत प्लेसेंटा का काम जो है आपको बताया भी था। अब उसके बेस पे आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए कि प्लेसेंटा का वर्क इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा कार्य प्लेसेंटा का नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्रावित करना। ये जो होता है प्लेसेंटा का वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्या काम होता है इसका? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक उपलब्ध कराने में ये मदद करता है, एस्ट्रोजन का स्रावित करता है और भ्रूण में से कार्बन डाइऑक्साइड तथा व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में ये सहायता करता है। लेकिन इसका जो ये काम है वो नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही पूछा गया था कि प्लेसेंटा का वर्क कौन सा इसमें से नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, स्तनीय शुक्राणु की जीवन क्षमता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से भी रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको यहाँ पर चूज करना है।
तो यहाँ पर अगर शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु कितने टाइम तक जीवित रहता है, तो वो होता है 48 से कितना 72 आवर्स तक जीवित रहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 24 आवर्स लिखा है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 48 से 72 आवर्स तक यहाँ पर जीवित रहते हैं। और हमें क्या पूछा गया था, जो गलत है वही पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही रॉन्ग है। नेक्स्ट है, प्रसव के संकेतों का आरंभ कहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के संकेतों का आरंभ कहाँ से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रसव के जो संकेत होते हैं इनका आरंभ कहाँ से होता है। तो देखिए, इनके संकेत जो होते हैं पूर्ण विकसित गर्भ तथा प्लेसेंटा से आते हैं। ठीक है, पूर्ण विकसित गर्भ और प्लेसेंटा से आते हैं। प्रसव में यहाँ पर प्रसव में गर्भाशयी संकुचन प्रेरित होता है, जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा और साथ ही साथ पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से ही आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सामान्य गर्भवती महिला में सकल गोनेडोट्रोपिन सक्रियता की मात्रा का मूल्यांकन कराया गया। प्रत्याशित परिणाम इस प्रकार था। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक सामान्य गर्भवती महिला में सकल गोनेडोट्रोपिन सक्रियता की मात्रा का मूल्यांकन कराया गया। तो क्या हुआ, जब मूल्यांकन कराया गया तो परिसंचरण करते HCG का स्तर ऊंचा होना ताकि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का जो संश्लेषण है वो उत्तेजित हो सके। ठीक, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका श्रवण होता है। तो यहाँ पर जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं ये किस में पाए जाती हैं, मेल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपका आंसर लगाना आसान हो सकता है, तो देखिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन किस में होता है, मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतराली कोशिकाएं कहें या लीडिंग कोशिकाएं कहें या फिर लीडिंग सेल कहें, तो यहाँ पर वृषण शुक्राणुवाहिनी नलिकाओं के मध्य बिखरी हुई होती है। तो ये अग्रपीयूष ग्रंथि से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा उत्प्रेषण की अनुक्रिया में एंड्रोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, आपको नीचे दिख रहा होगा डायग्राम। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला जा रहा है कि नीचे दिखाई गई मानव परिवर्तन अवस्था की पहचान करते हुए एवं साथ ही साथ एक सामान्य गर्भवती स्त्री में वह अवस्था कहाँ पाई जाती है, इन दोनों को एक साथ किस एक विकल्प में सही दिया गया है। यानी कि उसकी परिवर्तन अवस्था और वो किस स्थान पर पाया जाता है, इसको मैच करके यहाँ पर जो दी हुई है उसको यहाँ आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें निषेचन के बाद एक कोशिकीय जायगोट एक बहुकोशिकीय रचना
ब्लास्टोसिस्ट में विकसित होता है। ब्लास्टोसिस्ट फिर यूट्रस के एंडोमेट्रियम में घिर जाता है और यह विधि जो होती है इम्प्लांटेशन कहलाती है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव आर्तव चक्र में पाई जाने वाली श्रवण व्यवस्था को एक यह नाम भी दिया जाता है एवं वह कितने दिनों तक रहती है? तो यहाँ पर देखिए, मानव आर्तव चक्र में पाई जाने वाली श्रवण व्यवस्था को एक यह नाम भी दिया जाता है एवं वह कितने दिनों तक रहता है? तो इस नाम को क्या दिया गया? इस नाम को दिया गया पीत पिंड व्यवस्था, और ये अंतिम लगभग 13 दिन तक ये रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए जा रहे चित्र में मानव के मादा जनन तंत्र का एक आरेखीय दृश्य दिखाया गया है। इसमें फर्स्ट से फोर्थ तक 3 भागों के समूह को ठीक से पहचाना गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए इनके नाम को आपको बताना है। तो ऑप्शन तो दिखेगा नहीं, हम लोग यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम पहले देख लीजिए, इसके बाद हम लोग नाम के लिए ऑप्शन देखेंगे। हो गया नाम आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा क्या है? अब देखिए ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, बी ऑप्शन है, ये राइट होने वाला है यहाँ पर। अब देख ली जो थर्ड वाला है वो इनफंडिबुलम, थर्ड वाला यहाँ देख लीजिए क्या है, इनफंडिबुलम। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्या है? फिम्बरी। फोर्थ नंबर का क्या है? फिम्बरी है, झालर जैसे दिख रही भी रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का सर्विक्स यानी कि योनिग्रीवा। फिफ्थ नंबर का जो सर्विक्स है वो या फिर इसको बोला जाता है यूनिग्रीवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दिन सामान्य मानव रजो चक्र में ल्यूटिन हार्मोन का यहाँ पर स्राव तीव्र होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 14th डे होता है ना, 14वें दिन, इसमें जो रजो चक्र में LH जो हार्मोन होता है इसका स्राव सबसे तीव्र होता है। नेक्स्ट है, मानव में निषेचन के दौरान क्या होता है जब कई शुक्राणु अंडाणु के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं? तो मानव में निषेचन के दौरान ऐसा क्या होता है जबकि कई शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक शुक्राणु एग्रोसोम के श्रावण की सहायता से जोना पेलुसिडा द्वारा अंडाणु की कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भ्रूण की प्रथम गतियाँ तथा उसके शीर्ष पर बालों का प्रकट होना गर्भावस्था के प्रायः किस महीने में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो भ्रूण की पहली गतिविधि होती है या फिर पहली उसकी गति होती है, मूवमेंट होती है, या फिर उसके शीर्ष पर बाल जो आना स्टार्ट होता है, वो कौन से महीने में स्टार्ट होता है? तो वह हो जाएगा 5वें महीने में। ये 5वें महीने में ये सब मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगता है और उसके शीर्ष पर बाल आना भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है स्तनीय अंडाणु का दूसरा परिपक्व विभाजन, यहाँ पर इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, स्तनीय अंडाणु का दूसरा परिपक्व विभाजन ये तब तक नहीं होता है जब तक कि अंडाणु में कोई शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, मानवों में मोरुला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मोरुला जो होता है, मोरुला भ्रूणीय विकास की पूर्व की अवस्था का भ्रूण होता है। इसके अंतर्गत जो जोना पेलोसिडा होता है, इसके भीतर एक ठोस गेंद में कोशिकाएं होती हैं जो क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। मोरुला भ्रूणीय विदलन युग्मनज के शीघ्र विभाजन द्वारा निर्मित होता है। कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने से वास्तविक भार में परिवर्तन नहीं होता है। विभाजन तेजी से होता है क्योंकि भ्रूण की कुल वृद्धि नहीं होती है। कोशिका चक्र डीएनए रेप्लिकेशन तथा समसूत्र विभाजन में एक के बाद एक चलती रहती है। वृद्धि की अनुपस्थिति में भ्रूण में कोशिका संख्या बढ़ जाती है जबकि कोशिका का आकार जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए जैसा कि अविदलन युग्मनज में होता है, लगभग बराबर मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है, किंतु डीएनए जो होता है अत्यधिक ज़्यादा होता है, यानी कि डीएनए अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों के शुक्रीय प्रद्रव्य में किन दो की भरपूर मात्रा होती है? तो जो शुक्रीय प्रद्रव होती हैं उनमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? तो जिसको सीमन कह दें या फिर शुक्रीय द्रव भी बोल सकते हैं या फिर सेमिनल फ्लूइड कह सकते हैं। ये लैंगिक चर्मोत्कर्ष पर शिश्न यानी कि पेनिस से द्रव के रूप में ये बाहर निकलता है। प्रत्येक स्खलन में प्रोस्टेट ग्रंथि तथा सेमिनल वेसिकल के साथ थोड़ा सहयोग काउबर्स ग्रंथियों का होता है, जिसमें 300 से 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं और यह फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। यह शुक्राणुओं के अभिगमन हेतु माध्यम शुक्राणु को पोषण तथा सक्रिय करने, स्त्री के प्रजनन मार्ग को नमी तथा स्त्री की योनि की अम्लता को उदासीन कर शुक्राणु की रक्षा करते हैं। तो क्या होता है इसमें? फ्रक्टोज होता है और कैल्शियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? तो यहाँ पर जो फीमेल होती है इनमें 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। तो यहाँ पर फैलोपियन जो ट्यूब होती है इनका ऐसा कौन सा भाग है जो अंडाशय के निकट होता है? तो यहाँ पर जो इनफंडिबुलम होता है ना, इनफंडिबुलम ये अंडाशय के निकट होता है और इनफंडिबुलम किसका भाग होता है? फैलोपियन ट्यूब का भाग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वासा इन्फ्रेंसिया नामक जो वाहिनियाँ होती है ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? तो यहाँ पर जो शुक्रवाहिकाएँ जिसको कहते हैं, ये वाहिनियाँ कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? तो ये जो होती हैं शुक्रवाहिनियाँ नलिकाएँ एक सिरे पर बंद होती हैं कि दूसरी ओर ये रेटिव वृषण के जाल से जुड़ती हैं।
जहाँ से महीन कशाभिका युक्त नलिकाएं अपवाहिकाएं निकलती हैं। कशाभिका शुक्राणु को अभिगमित करने में सहायक होती हैं। रेती विसल नलिकाओं का जाल होता है जो शुक्राणु को वृषण की शुक्रवाहिकाओं से अपवाहिकाओं तक संचरित करती हैं। यानी कि वृषण जालिका से वास डिफरेंस जो होता है यहाँ तक ये होती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम लोग क्वेश्चन को ऊपर करते हैं और 4 ऑप्शन यहाँ पर हम देखने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि शुक्राणु के बारे में जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होने वाला है। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एग्रोसोम के शुक्राणु लायसिन अंडे के आवरण को गला देते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में ब्लास्टोसिस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सही है। तो ब्लास्टोसिस के विषय में यहाँ पर कौन सा एक जो सेंटेंस है या बात है वो सही है, उसको आपको यहाँ बताना है। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि भ्रूणीय विकास की ब्लास्टोसिस अवस्था में एंडोमेट्रियम गर्भाशय भित्ति में अंतरोपण होता है। अंतरोपण के पूर्व ब्लास्टोसिस का ब्लास्टोमेयर एक बाह्य स्तर पर व्यवस्थित होता है जो ट्रोफोप्लास्ट कहलाता है तथा कोशिकाओं की आंतरिक समूह ट्रोफोप्लास्ट में जुड़े हुए होते हैं जो आंतरिक कोशिका भार कहलाता है। यह ट्रोफोप्लास्ट स्तर होता है जिसके माध्यम में ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से जुड़ता है तथा आंतरिक कोशिका का भ्रूण के रूप में विभेदित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे के स्रावों में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइमों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था आपको। आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ पर आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर नर सहायक ग्रंथियाँ होती हैं इनमें पाया जाता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित गर्भ तथा प्लेसेंटा से निकले संकेतों से अंतःप्रसव हो जाता है जिसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूर्ण विकसित गर्भ तथा प्लेसेंटा से निकले संकेतों से अंतःप्रसव हो जाता है जिसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर गर्भावस्था के अंत में यूट्रस के निरंतर संकोचन के कारण प्रसव होता है। प्रसव एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन प्रक्रिया द्वारा प्रोत्साहित होता है। प्रसव के जो संकेत होते हैं ये पूर्ण विकसित फीटस और प्लेसेंटा से प्रोत्साहित होता है जो कि फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स नामक धीमे यूरेटाइड संकुचन जो होता है इनको प्रेरित करता है। यह माता की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के स्रावण को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन पेशियों पर क्रिया कर मजबूत यूटेराइन संकुचनों को उत्पन्न करता है जो बदले में ऑक्सीटोसिन के स्रावण को प्रेरित करता है। इस प्रकार के प्रेरक रिफ्लेक्स जो यूटेराइन संकुचन और ऑक्सीटोसिन स्रावण के बीच होते हैं इनके परिणाम स्वरूप और मजबूत संकुचन जो है उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन की और माता की पिट्यूटरी से यहाँ पर इसका विमोचन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव जो में शुक्रीय प्लाज्मा में क्या क्या होता है इसको बताना है।
तो यहाँ पर मानव की जो शुक्रिय प्लाज्मा होती हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और कुछ एंजाइम जो होते हैं ये भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी नीचे डायग्राम दी हुई है, इनमें ए बी सी डी यहाँ पर नाम लिखा गया है। इनके कौन कौन से नाम हैं इसको आपको यहाँ पर सही से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो ए है, ए नाम दिया गया है, ये क्या है? ये है आपका शुक्रवाहक, शुक्राशय, शुक्रवाहक है, ठीक है, शुक्रवाहक है। फिर उसके बाद बी है, ये क्या है? शुक्राशय है। सी क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। और डी क्या है? डी जो है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव मादा में गर्भ इंजेक्शन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो गर्भ इंजेक्शन जो होता है ये किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये पूर्ण विकसित भ्रूण एवं जो प्लेसेंटा होती है इनसे प्रेरित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में रजो चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं को सही से मिलाया गया है? यानी कि 4 यहाँ पर ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही तरीके से यहाँ पर मैच्ड है, उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही से मैच्ड है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रवण कॉर्पस। यहाँ पर प्रावस्था में ल्यूटिनस का विकास और प्रोजेस्टेरॉन का अधिक स्राव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी ऐसी महिला में जिसमें रजस्राव नियमित रूप में हो रहा था मगर इस बार नहीं हुआ, इसका सर्वाधिक संभव कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए ऋतुस्राव का न होना गर्भधारण का संकेत हो सकता है, यानी कि जब आप जो पीरियड्स होती हैं वो अगर स्टार्ट नहीं हो रही हैं, इट मीन्स ये गर्भधारण का संकेत है। गर्भधारण के दौरान रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर उच्च होता है जो यूट्रस के रख रखाव के लिए आवश्यक होता है और इसलिए ऋतुस्राव नहीं होता है। ऋतुस्राव चक्र के 14वें दिन ल्यूटिनस हार्मोन की मात्रा तीव्रता से बढ़ती है जिसे एलएच सर्च कहते हैं, जो ओव्यूलेशन को प्रोत्साहित करती है और ओवरी और यूट्रस में परिवर्तन को ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन के स्तरों में होने वाले परिवर्तन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। यदि निषेचन होता है तो गर्भधारण के 16वें हफ्ते तक कार्पस ल्यूटिमस जो होता है वो नष्ट होने लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? रक्त धारा में सेक्स हार्मोन का उच्च स्रावण बने रहना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिससे परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणु बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनने का जो ऑर्डर है वो कौन सा इसमें से राइट है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु जनक, शुक्राणु जनक के बाद प्राक शुक्राणु और प्राक शुक्राणु के बाद शुक्राणु बनता है। नेक्स्ट है, अंडे के भीतर यौगिक की जो मात्रा एवं उसके वितरण में होने वाले परिवर्तन से क्या प्रभावित होगा? तो जो एग होता है ना, अंडे के भीतर जो यूक होती है इसकी मात्रा एवं उसके वितरण में होने वाले परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होगा?
अब इसमें देखिए क्लीवेज जाइगोट की तीव्र माइटोटिक विभाजन की एक श्रृंखला है। यह पुत्री कोशिकाओं में वृद्धि की अनुपस्थिति द्वारा लक्षित होता है। वह एक कोशिकीय जाइगोट को एक बहुकोशीय ब्लास्टोसिस्ट नामक रचना में परिवर्तित करता है। यह फैलोपियन नली में आरंभ होता है और होलोब्लास्टिक होता है। विदलन विभाजन में इंटरफेस छोटी होती है और इसमें वृद्धि नहीं होती, इसलिए इसे प्राप्त ब्लास्टोमियर साइज में वैसे छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे कि उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विदलन के प्रतिरूप। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो जो रजोधर्म होती है उसके बारे में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो रॉन्ग वाला सेंटेंस होगा उसको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गैनेडोट्रोपिक हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि होती है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं, ये भी सही है। और एंड होने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है और स्टार्ट होने को रजोदर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त जो होता है नष्ट हो जाता है, ये भी सही है। रजोद्रव्य का आसानी से थक्का बन जाता है, ये गलत है, इसका थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, मानव में वह कौन सी भ्रूण बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता है? जो गर्भाशय होती है ना उसके भीतर में जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका शुष्कन नहीं हो पाता है। यहाँ पर एमनियोन, तो मानव में वो कौन सी झिल्ली होती है? एमनियोन झिल्ली होती है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन से प्रसव के दौरान तेजी से गर्भाशय संकुचन जो होता है वो पैदा होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, माने कि उसमें जो गर्भाशय होते हैं उनमें संकुचन पैदा करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं? तो जो मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, पहली बार जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बाद जो नर जनन की कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं होती हैं वो द्वितीय प्रकार प्रशुक्राणु जनन में विभेदित हो जाती हैं। नेक्स्ट है, मानव में मादा में रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन होता है ये फीमेल रिलेटेड हार्मोन होती हैं, इनके संयोजन से रजस्राव को आगे टाला जा सकता है। नेक्स्ट है, स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है? तो जब अंडोत्सर्ग हो जाता है इसके बाद जो अंडाशय है, तो अंडाशय का ऐसा कौन सा भाग है जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करने लगता है? तो वो हो जाएगा आपका जो डंब वाहिनी होती है ना, डंब पुटक कहते हैं कि जिसको कि ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, एक द्रव से भरा कैप्सूल होता है जो मासिक धर्म के दौरान अंडाशय के भीतर विकासशील अंडकोशिका को घेरता है और बचाता है। तो डिम्ब पुटक अंडोत्सर्ग के पूर्व फॉलिकुलर विकास के अंतिम चरण को दर्शाता है। अंडोत्सर्ग के कुछ देर पूर्व पुटक फूलता है तथा स्टिग्मा को विकसित करता है और अंडोत्सर्ग पर स्टिग्मा टूट जाती है और अंडवाहिनी द्वारा पकड़ी गई पेरिटोनियल गुहा में द्वितीयक ऊसाउट तथा कोरोनल रोडिएटा को मुक्त करती है, जो कि जोना ग्रैनुलोसा तथा यहाँ पर थीका कोशिकाएं अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में रहती है तथा कुछ आसपास की कोशिकाएं तथा संयोजी ऊतक जो कि कार्पस ल्यूटिमस में सम्मिलित होते हैं, अर्थात अंड कोशिका के मुक्त होने के पश्चात फुटक रह जाता है जो कि कार्पस ल्यूटिमस
कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? तो यहाँ पर जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं इनका नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होती है? तो वो हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण होती है? तो रजो चक्र जो है इसका तात्कालिक शुरू हो जाना, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी उपलब्धता जो है वो समाप्त हो जाती है, तब ये स्टार्ट होता है? तो ये जो होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसकी उपलब्धता जब समाप्त हो जाती है तो रजो चक्र जो है तात्कालिक रूप से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर क्रिनसेट कौन सा क्षेत्र होता है? तो देखिए, धूसर क्रिनसेट क्षेत्र शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश की एकदम विपरीत सतह है। यह भ्रूण के भविष्य में पृष्ठ सतह को चिन्हित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का ठीक विपरीत का स्थान जो होता है वो कहलाता है धूसर क्रिनसेट एरिया। नेक्स्ट है, यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक असंभावित है? तो देखिए, यदि ओवम जो होता है ना, ओवम निषेचित होने में असफल हो जाता है तो कार्पस ल्यूटिमस यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। इसके फलस्वरूप प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के स्तर में कमी आ जाएगी। इस प्रकार यूट्रस का एंडोमेट्रियम स्तर टूटने लगेगा और ऋतुस्राव जो होगा वो आरंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्त्रों में रजो चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग सामान्यतः किस समय होता है? तो मानव स्त्रों में जो रजो चक्र होता है ना, उसके दौरान जो अंडोत्सर्ग होता है वो किस समय में होता है? तो देखिए, यहाँ पर अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के प्रोलिफेरेटिव अवस्था के अंत में होता है। अतः इस अवस्था के दौरान फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होता है प्यूस ग्रंथि के अग्र पिंड द्वारा स्रावित होता है और अंडाशय पुटक को एस्ट्रोजन श्रावण हेतु प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन गर्भाशय भित्ति के एंडोमेट्रियम शीघ्र तेज कोशिका विभाजन गुणन द्वारा मोटी हो जाती है तथा इसके साथ यूट्राइन ग्रंथि तथा रुधिर वाहिनियां बढ़ जाती है और यह अवस्था तब समाप्त होती है जब अंडाणु पुटक टूट जाता है तथा अंडोत्सर्ग होता है तथा उसी समय एस्ट्रोजन का उत्पादन जो होता है वो रुक जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है जो कि मानव प्लेसेंटा का श्रावण उत्पाद नहीं है, यानी कि प्लेसेंटा का श्रावण जो है नहीं करता है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो देखिए, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, मानव कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिन, ये तीनों कहाँ से सिक्रेट होती हैं? ये तीनों का सिक्रेशन होता है प्लेसेंटा से, लेकिन प्रोलैक्टिन का यहाँ पर सिक्रेशन प्लेसेंटा से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण परिवर्धन के दौरान अग्र पश्च पृष्ठ उधर अथवा मध्य पार्श्व अक्ष पर ध्रुवता की स्थापना को क्या कहा जाता है? यानी कि इसके साथ भ्रूण जो परिवर्धन होता है इसके दौरान इसके आगे हो गया, पीछे हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इनमें जो ध्रुवता की स्थापना होती है इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन भ्रूण का एक भाग होता है जिसमें अविभेदित कोशिकाएं जो कि विशेष क्षेत्र की ध्रुवता की पहचान द्वारा विकास के विशिष्ट कार्य का अनुसरण करती हैं। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन परिघटना। नेक्स्ट है, विदलन के लिए सत्य क्या है? तो विदलन के लिए यहाँ पर सही कथन कौन सा हो जाएगा?
तो देखिए विदलन के दौरान युग्मनज तेजी से विभाजित होकर बड़े कोशिका द्रव्यमास का परिवर्तन छोटे ब्लास्टोमियर में अधिक संख्या में करता है। इसमें कोशिका का विभाजन बिना आकार में वृद्धि के होता है, क्योंकि कोशिकाएं निरंतर जोना पेलुसिडा में स्थित रहती हैं। इस कोशिका का आकार विदलन के दौरान घटता है, यानी कि आकार जो है वो घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।